कार आप देख रहे हैं जनता एल्गा। मैं हूं पंकज कंबोज। इस समय हमारे साथ डॉक्टर सुनील पवार जुड़ चुके हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के मुद्दों को लेकर के। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आज एक बहुत बड़ा विषय है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक तुगलकी फरमान जो सरकार की तरफ से ग्रामवासियों के ऊपर डाला गया है, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। 25/5/2023 को इंद्री बीडीओ के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और वो पत्र संख्या 1004/950। तो इस पत्र संख्या के तहत वो लिखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश के अनुसार ग्रामीण अंचल के अंदर जो पंचायत भूमि कृषि योग्य है, उस भूमि का हर साल ठेके के ऊपर जो बोली लगती थी और उस बोली का एक हिस्सा जनरल तबके के पास, कुछ प्रतिशत हिस्सा वो ओबीसी के पास, कुछ प्रतिशत हिस्सा वो दलित समुदाय के हिस्से में आता था। तो यकायक पहले जो ज़मीन दलित समुदाय ओबीसी को जो 8 और 10 हज़ार रुपये में मिल जाती थी, तो उस ज़मीन की बोली मिनिमम वो 40,000 रुपये लागू करने का काम वो बीडीओ के लेटर के अंदर लिखा गया है। मेरी बीडीओ से टेलीफोनिकली बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा आदेश वो डिप्टी कमिश्नर साहब के मार्फत वो हर ब्लॉक के अंदर दिया गया है। आपने देखा कि अलग अलग गांव के अंदर जहां पर भी कृषि योग्य पंचायत भूमियों की बोली हुई है, तो वहाँ वो बोलियाँ अगर 40,000 रुपये से कम थी तो वो कैंसिल हो चुकी हैं। गांव भौजी खालसा की आप बात करो, गांव खेड़ी जाटान की आप बात करो, गांव स्वर्ण माजरा की आप बात करो और ऐसे गड़ी बिरबल की बात करो, और ऐसे अनेकों गांव हमारे इंद्री ब्लॉक के अंदर हैं जहां पे हर साल जो भूमि है वो गरीब लोगों को कृषि के लिए कम दाम में उपलब्ध होती थी। अब इसकी हानि जो है, सबसे पहली हानि वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के संविधान में और जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1994 है, उसके अंदर सीधे तौर पे ये लिखा गया है कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, उसका सुधार करना और उसका आवंटन करना यानी ठेके पे देना, ये सारा जो अधिकार है वो हमारे पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। यानी पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि वो ग्राम सभा में या गांव के अंदर बोली लगा के ऐसा कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर का और सरकारों का हस्तक्षेप का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज़, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को कृषि से दूर रखा गया, उनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को कृषि से जोड़ने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर आप देखते हो कि वो मजदूर वर्ग यहाँ के सारे भवनों का, सारी इमारतों का निर्माण करता है, यहाँ के मंदिरों का निर्माण करता है, देश की संसद का निर्माण करता है, और हमारे गांव के अंदर जो किसानी से जुड़े लोग हैं उनके खेत में मजदूरी के रूप में काम करके वो खेतों के अंदर उपज पैदा करने का काम करता है। अगर सीधे तौर पर उनको कहीं पर ज़मीन कम पैसे में मिल जाती है तो वो लोग कृषि से जुड़े रहेंगे, अन्यथा वो कृषि से कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। तो उनका जो अधिकार कृषि करने का है उससे उनको वंचित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र वो इन्होंने रखा है। इसके साथ साथ लगातार आप लोग चारों तरफ देखते हैं कि जो इनके डिसीजन, सरकार के डिसीजंस होते हैं वो गैर संवैधानिक रहते हैं, और जब भी लोग अपने अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए सामने आते हैं तो उनको प्रताड़ित करने का काम ये सरकार करती है। तो आज सबसे बड़ा सवाल मैं आदरणीय खट्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि अगर दलित और पिछड़ों के अधिकार के ऊपर आप प्रहार करना चाहते हो, इससे भी आगे बढ़ के, मैं सिर्फ दलित और पिछड़ों तक नहीं जाऊँगा, अगर गांव की पंचायती भूमि वो जनरल कैटेगरी के लिए भी अगर उसका आवंटन है और गांव के लोग इस चीज़ को आपस में तय करते हैं कि भैया हम बोली इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कारण कि गांव के अंदर पंचायत की जो भूमि है कृषि योग्य, कई जगह पे ट्यूबवेल नहीं है तो उसका किसको पता है, वो गांव के लोगों को पता है। कई जगह पे कमज़ोर भूमि है जहाँ पे उपज बहुत कम होती है, कई जगह पे ऊसर भूमि है, कई जगह पे इनबैलेंस्ड है, ऊंची नीची भूमि है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान वो डिप्टी कमिश्नर को अपने कमरे में बंद होके बैठ के ज्ञान नहीं हो पाएगा, और न ही यहाँ के मुख्यमंत्री को वो चंडीगढ़ अपने आवास में बैठ के पता लगेगा।
अगर इन चीज़ों का पता होगा तो वो ग्रामीण अंचल में चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के लोग, गांव के नागरिक जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो भली भांति जानते हैं कि किस लैंड को कहाँ तक जो है वो पैसे में लिया जा सकता है। तो सब क्या लगता है कि कृषि योग्य भूमि है या कृषि जो है वो खेतों में की जाती है, लेकिन इनके ऑफिस जो है कार्यालय की अगर बात करें तो शहर में है, तो क्या लगता है कि ये लोग समझ पाएंगे किसान की समस्या? देखो, डेफिनेटली वो एक कविता के अंदर लिखा भी गया है कि लोहे का स्वाद अगर पूछना है तो लोहार से मत पूछिए, वो उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में लगाम। आज कृषि के बारे में पूछना है तो गांव के अंदर उतरना पड़ेगा, मजदूर के बारे में पता करना है तो मजदूरों के बीच में जाना पड़ेगा। अगर एसी कमरों के अंदर बंद होके अगर उनके अधिकार की आवाज़ की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस वर्ग के साथ न्याय कर पाएंगे। जो अधिकारी हैं, आपने बताया कि कहीं ऊंची नीची ज़मीन है, कहीं उपजाऊ नहीं है, तो जहाँ पर यहाँ लोकल अगर बात करें तो मंडल स्तर पर, तो यहाँ पर तो जिस तरीके से बीडीओ है या सेक्रेटरी है, उनके मार्फत भी अधिकारियों तक बात पहुँचाई जा सकती है। डेफिनेटली पहुंचानी चाहिए। और बीडीपीओ साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब के संज्ञान में ये चीज़ें लेके आएंगे। तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें जब बोली लगती है तो बोली के प्रारंभ में सारी चीज़ें तय होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये डिस्ट्रैक्शन का काम ना हो। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी है जब आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई चीज़ नहीं है। आप एक आईएएस अधिकारी हो, आपको पंचायती राज एक्ट के बारे में मालूम है, तो एक तरफ कांग्रेस की सरकार वो ग्राम स्वराज की बात करती है, वो किसके मार्फत? पंचायती राज को मजबूत करके, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकार देके, ग्राम सभाओं को मजबूत करके। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लगातार कुठाराघात करने का काम करती है, जनप्रतिनिधियों के समय पर चुनाव ना करा के, उनके अधिकारों को ई टेंडरिंग के अंदर उलझा के, और उनके ऊपर जो राइट टू रिकॉल बिल है, इस तरीके के कानून बना के, काले कानून के तौर पे मैं इनको देखता हूँ, तो राइट टू रिकॉल जैसे काले कानून बना के वो जनप्रतिनिधियों के अधिकार को कमज़ोर करने की कवायद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। तो निश्चित तौर पे आज हम सबको मिलके ऐसे जो डिसीजंस हैं उनका विरोध के अंदर आना पड़ेगा और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इंद्रिय क्षेत्र की बात की जाए तो सड़कें जो सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है मेरे ख्याल से इंद्रिय क्षेत्र की है, और बार बार चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या बार बार हमारे एमएलए साहब से मिलना हो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ वो इस तरीके की नीतियाँ हैं कि जो आम आदमी और कमज़ोर आदमी के हक में हो ही नहीं सकती। अपने क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर पे लिखते हैं, ये सोशल मीडिया के मार्फत लिखते हैं, लेकिन विकास नाम की चीज़ धरातल पे दिखाई नहीं देती। आप किसी भी, आप चांदसमन साइड में जाओगे, चोरपुरा साइड में जाओगे, आप चौगामा से आगे की सड़कें देखोगे तो जो सड़कों का निर्माण अभी हुआ था वो सड़कें भी 2 या 3 महीने के अंदर टूटनी प्रारंभ हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं मूल्यों के ऊपर मूल्य आधारित बात करना चाहूँगा। अगर ये लोग सोने की सड़क बना भी दें तो उससे भी बढ़कर ये लोगों के जीवन को खराब करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 6 महीने पहले यहाँ पे क्या किया, बजरंग दल के लोगों ने रंदौली के अंदर, ब्याना के अंदर, एक और गांव के अंदर वो पीर की मज़ारों का तोड़ने का काम किया। मैं पीर की मज़ारों का कोई लंबा पक्षधर नहीं हूँ, न मैं कभी जाता, लेकिन हमारे देश के संविधान में लिखा है जो जिस विश्वास के साथ जिंदा रहना चाहे ये उसका अधिकार है। अगर वहाँ पर कुछ समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे हिंदू परिवार हैं, अगर वो पीर की मज़ार पे जाते हैं तो उससे मेरा क्या नुकसान है? लेट देम गो। तो उन मज़ारों को तोड़ के हिंदू मुसलमान के अंदर कटुता पैदा करने का प्रयास, और इसी तरीके से गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला के डिस्ट्रक्शन का काम करना, और इसी तरीके से पूरे देश में जगह जगह पर गोरक्षा के नाम पर लोगों को जिंदा जला देना। तो इस तरीके की जो भेदभावपूर्ण नीति है, और ये हिंदू और मुसलमान तक सीमित नहीं है। अगर राम मंदिर निर्माण के बाद वहाँ पर हवन पूजा की बारी आती है तो देश की राष्ट्रपति, क्योंकि दलित है, उसको नहीं बुलाया जाता। आज राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों जिस देश के संसद का शिलान्यास होना चाहिए था, आज वहाँ पे देश के राष्ट्रपति को वहाँ पे आमंत्रित नहीं कराया गया। तो आज दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ के साथ जो बर्ताव
ये सरकार करना चाहती है और आरएसएस के लोग करना चाहते हैं, वो कतई बर्दाश्त जो है समाज के लिए नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो नारा दिया गया है सरकार के द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सड़क पर बैठी है। पहलवानों के बारे में आप जानते हैं, और बृजभूषण सिंह जिनके ऊपर पोक्सो एक्ट लग चुका है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, एक तरफ उसी दिन देश की संसद का 28 तारीख को उद्घाटन की बारी थी और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे, देश के संविधान के बारे में राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और ठीक उसी समय पे चंद कदम दूर जंतर मंतर के ऊपर भारत की वो बेटियां जिन्होंने इस तिरंगे का सम्मान देने के लिए खून पसीना एक किया और उन्होंने पुरजोर ताकत के साथ इस देश की झोली के अंदर मेडल डाले, उन बेटियों का अपमान जंतर मंतर के ऊपर चल रहा था। और किस तरीके से खींच खींच के पुलिस उनको गाड़ियों के अंदर डालने का प्रयास कर रही थी या गाड़ियों के अंदर डाल रही थी, वो पूरा देश देख रहा था। तो आज इस देश के अंदर कहीं भी जो संवैधानिक मूल्य है वो बचे नहीं हैं और इनके नारे यानी इनकी करनी और कथनी के अंदर वो ज़मीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने ज़मीनों का मुद्दा बताया, गांव की जो ज़मीनें हैं उनका आपने बोला है कि वो, तो ये तो एक गांव की बेसिक ज़मीन होती है जो पुराने समय से चलती आ रही है। तो आप मुझे, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या किसानों की इनकम, ये लोग बोल रहे हैं पहले अगर कोई 50,000 का किला था, अब उसको आप 60,000 में दीजिएगा, यानी मोटा मोटा देखा जाए तो 20% उसकी इंक्रीजिंग कर रहे हैं। तो क्या किसानों की जो आमदनी है 20% बढ़ी है एक साल के अंदर? अगर एक साल के अंदर 20% आमदनी बढ़ती तो आज एमएसपी के लिए किसान दोबारा से दिल्ली के जो दरबार है वहाँ पे दस्तखत देने की बात नहीं करता। आपने देखा कि एक साल तक देश का किसान वो दिल्ली के सरहद के ऊपर बैठा रहा। इन्होंने कोई किसी प्रकार की सूद लेने का काम नहीं किया। इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होगी। आज किसान की हालत किस अवस्था के अंदर है वो आप देख सकते हैं। किसानों की खुदकुशी के मामले इस पूरे देश के अंदर वो लगभग 1.5 गुना बढ़ चुके हैं। आज भूमि सुधार की जिस बात की बात करनी चाहिए थी, लोगों को यूरिया दवाई बीज खाद की बात जो करनी चाहिए थी, वहाँ पे सरकार हर जगह पे नाकाम साबित थी। और सबसे बड़ा किसान के ऊपर प्रहार तब हुआ जब जीएसटी के दायरे के अंदर उन्होंने खाद बीज दवाई और जितने भी उपकरण खेती के अंदर आते हैं उनको उसके दायरे के अंदर डाल दिया। तो आज निश्चित तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल की ज़मीनें हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से सोचने का अधिकार वो हमारे गांव की जो पंचायत है और गांव के जो हमारी ग्राम सभाएं हैं वो उनको होना चाहिए। पिछड़े वर्ग की बात करें, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गई है पंचायती जमीन, और आप बता रहे हैं कि डीसी ने जो है 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनका जो किराया है वो बताया गया है। तो ये लगता है कि ये जो पिछड़े वर्ग पर मार है इस तरीके देखो, से? डेफिनेटली क्या है, मैं वैसे तो हर वर्ग के बारे बताऊंगा। ये जो हमारी पंचायत की भूमि है उस पर 60% जनरल के लिए है और जनरल के अंदर कोई भी कम्युनिटी का आदमी अपनी बोली दे सकता है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, जनरल है। 10% इसका हिस्सा लगभग ओबीसी को जाता है और 30% का हिस्सा वो दलित समाज के लिए जाता है। और निश्चित तौर पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो आज दलित समुदाय उस लेवल तक जो समाज की मुख्य धारा में समता की जो हम बात करते हैं आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। तो आज अगर ये कुठाराघात करके 40,000 का मिनिमम रेंट उनके ऊपर तय करते हैं तो निश्चित तौर पे वो खेती नहीं कर पाएगा। जिन लोगों को 8-10 हज़ार रुपये के अंदर वो ज़मीन मिल रही थी, और ये भी बताता हूँ बहुत सारे गाँव में 1 एकड़ ज़मीन वो अकेला दलित परिवार नहीं ले पाता, अकेला पिछड़ा परिवार नहीं ले पाता, तो वो कई परिवार मिलके और पैसे इकट्ठे करके उसको लेते हैं। और उनको बचता क्या है, अपने बच्चों के तन के ऊपर कपड़ा, 2 वक्त की रोटी, और अगर घर के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी मुरम्मत। इसके अलावा उनको कोई बैंक बैलेंस इससे नहीं बचता। तो ये कुठाराघात दलित के ऊपर भी है, पिछड़े के ऊपर भी है। इसके अलावा जनरल कम्युनिटी के अंदर भी जो सक्षम लोग नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, अगर वो बोली में आना चाहते हैं तो 40,000 का मिनिमम फंड्स आप लागू करके उनको भी आप बोली से दूर करना चाहते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल असंवैधानिक काम है। बेसिकली आप कहना चाहते हो कि ये मुद्दा पंचायत के हाथ में ही रहना चाहिए, इसका इंटरफेयर जो मैं है। सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज एक्ट 1994 जो हरियाणा में लागू हुआ, पंचायती राज ग्रामीण अंचल के अंदर
अनुसूची 11 अमेंडमेंट 73 अनुसूची 11 के अंदर 29 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार वो हमारी ग्राम पंचायत का है, या हमारी ब्लॉक समिति का है, या हमारी जिला पंचायत का है। तो उन 29 विभागों के अंदर पूर्ण रूप से जो ताकत है वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और ग्राम सभा को मिलनी चाहिए। और डॉक्टर साहब पिछले 2 साल से इन्होंने चुनाव नहीं कराए, उस टाइम पे भी जो पंचायती जमीन थी वो ऐसे ही छोड़ देते थे, कितने में थी, क्या रेट था, कुछ पता नहीं है। जैसे ही सरपंचों के हाथ में चार्ज आया, इन लोगों ने अपना कुठाराघात करना शुरू कर दिया। 60,000 रुपये का जो किला था वो 70,000 या 80,000 से कम नहीं दे रहे हैं। तो 2 साल का जो पैसा है उसका रिकॉर्ड क्या उन्होंने दिया है सरकार ने? देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा घोटाला वो इन पिछले 1.25 सालों के अंदर जब इन्होंने चुनाव नहीं कराए तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया, दोनों हाथों से पैसे खाए। आज बादशो जैसे गांव में जहां पर करोड़ों रुपए की आमदनी उनकी पंचायत की है, तो उन लोगों को क्या ये बताएंगे कि वो पूरा का पूरा पैसा जो बैकडोर से इन्होंने निकाल लिया सरपंचों के ना रहते हुए, तो वो कहाँ पे खर्च किया। आज अब्दुल्लापुर गांव के अंदर दिक्कत आई कि वहाँ पे 2 लाख रुपए उन्होंने बताया कि अभी हमें आपकी पंचायत से 2 लाख रुपए लेने। अरे भैया, जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने गांव के अंदर वो सफाई का काम कैसे किया? तो आप 2 लाख का कर्ज के रूप में एक पंचायत को बता रहे हो कि आपके ऊपर 2 लाख रुपए कर्ज है और आपको देना है। तो इस तरीके से अलग अलग गांव के अंदर वो सरकारी अधिकारियों ने, और मैं अधिकारियों का दोष नहीं बताता, मैं इस सरकार का दोष बताता हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर अगर अधिकारी पैसा खाता है तो बगैर सरकार की मर्जी से पैसा नहीं खा सकता। अगर बगैर सरकार की मर्जी से पैसा खाया है तो उन भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का काम क्यों नहीं करते? आज श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते कि हर गांव के अंदर कितना पैसा था और कितना पैसा 1.25 साल के अंदर हमने अधिकारियों ने गबन करने का काम किया। पर्दा डालने का काम भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार ये सरकार करती रही। और एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, अगर इसकी आमदनी ना आए तो आप देख सकते हैं जो बिजली के बिल है उनके अंदर भी इन्होंने पंचायत टैक्स के नाम से पैसे लगाए गए हैं, और 2 साल से वो पंचायत टैक्स शुरू हो रखा है और अब भी आता है। लेकिन गांव के जो विकास कार्य है वो जो सरपंच है बोलते हैं कि पंचायत जमीन की जब बोली होगी तब करेंगे, लेकिन वो पंचायत जमीन की बोली भी सरपंचों से छीन ली गई है। पंचायत ड्यूटी के नाम पे पैसा छीना जा रहा है, तो गांव में विकास कैसे होंगे? सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी है, खेल के मैदान में घास खड़े हैं, बच्चों के पास खेलने की किट नहीं आ रही है, स्कूल के पेंट पेंडिंग पड़े हैं, पंचायत घर टूटे पड़े, तो कैसे विकास होगा फिर अगर सारे कुछ सरकार के हाथ में हो जाएगा? देखिए, विकास का पैमाना हर सरकार का अलग रहा है। कांग्रेस का पैमाना था कि अंत्योदय कैसे हो और अंत्योदय से सर्वोदय कैसे हो, यानी अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए क्या योजनाएं बने और अंतिम व्यक्ति के विकास से लेकर सर्वोदय सबके विकास के लिए क्या क्या कानून बने। और इसलिए कांग्रेस ने सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, मनरेगा के मार्फत काम करने का अधिकार है, फूड एक्ट बना के भोजन करने का अधिकार है, ये सारे अधिकार कानून के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिए। लेकिन ये लोग क्या देते हैं? उज्ज्वला योजना देते हैं, और उस योजना का क्या होता है कि अब हमारी योजनाएं बंद होगी, सब्सिडी अब आपको न सब्सिडी मिलेगी और न सस्ते के अंदर आपको सिलेंडर मिलेगा। विद्युतीकरण जैसी योजनाएं ये तैयार करते हैं, भैया आप हमारी योजना कौन बनाता है? योजना वो तानाशाह शासक जो रजवाड़े थे वो लोग योजनाएं तैयार करते थे। राजा खुश है तो प्रजा को कुछ भी देगा। आज प्रजातंत्र के अंदर लोगों को हर चीज़ का मूल्यांकन करने का अधिकार है, और अगर अधिकारी कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो मैं उस चीज़ का पक्षधर हूँ कि आने वाले समय में जन सुनवाई का अधिकार वो लोगों को मिलना चाहिए, और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी का कानून वो इस मुल्क के अंदर बनना चाहिए। और ये मुहिम हमने अम्बाला से अभी शुरू की थी, और ये मुहिम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लेके जाएंगे कि सरकारें कोई भी हैं, कल कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो उनके सामने भी ये बिल रखा जाएगा कि हमें जन सुनवाई का अधिकार दिया जाए, और जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का एक कानून बनाया जाए, ताकि सरकारी अधिकारी गबन न कर पाएँ, लोगों की सुनवाई करें, और उनका समय वो तय हो कि मनरेगा के मजदूर को 15 दिन में अगर दिहाड़ी नहीं मिलती है तो सरकारी अधिकारी कसूरवार होगा। अगर किसान को न्याय संगत चीज़ नहीं मिलती, बुजुर्ग को पेंशन समय पे नहीं मिलती, तो कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। बिजली बिल का 40,000 रुपये प्रति एकड़। बिजली के बारे में माफ़ी चाहूँगा, इन्होंने अभी बिजली के बिलों के अंदर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए थे, और इनके अधिकारियों को ये मालूम नहीं है, न एसडीएम को न जेई को, कि ये किस एवज के अंदर बढ़े हुए दाम लिए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि एडवांस है, ये मीटर टैक्स है, और इससे पहले भी अगर बिलों के अंदर इन्होंने डाला
तो आपने देखा होगा एक सेस के नाम पे, स्वच्छ भारत सेस के नाम से वो बिजली के बिलों के अंदर डाला। इसी तरीके से जो हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं उसके ऊपर भी स्वच्छ भारत सेस के नाम से पैसे इकट्ठे करने का काम किया। और अलग अलग तरीके से कैसे लोगों से टैक्स के रूप में जो है वो पंचायत टैक्स है वो लगाने का काम, पानी के ऊपर जो है बिल पहले नहीं आते थे वो पानी के ऊपर बिल वसूलने का काम, शहरी एरिया के अंदर भी आप लोग देखते हो कि उन्होंने जो निगम का टैक्स है वो इतना बढ़ाया कि लोगों की जेब के ऊपर एक्स्ट्रा प्रभाव उस चीज़ का पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये टैक्स वसूली करके और उस टैक्स से जहाँ पे कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए योजना कानून तैयार करती थी, ये सरकार अडानी और अंबानी की तरफ उनके व्यापार कैसे फले फूले उसकी तरफ ध्यान देती है। 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आप बता रहे हैं पिछड़े वर्ग का कर दिया है जिला उपायुक्त द्वारा। नहीं, वो अकेले पिछड़े वर्ग का नहीं, वो सभी के लिए मिनिमम 40। तो उसमें क्या रहेगा, विपक्ष की क्या भूमिका, अगला कदम क्या रहेगा? डेफिनेटली अभी जो है हमने लोगों के फ़ोन हमारे पास पहले आए और उसके बाद अलग अलग गांव के अंदर अभी हमारा जो है वो प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। आज कुछ गांवों के अंदर जाके आऊँगा, कुछ कल जाऊँगा, और जो भी लोग, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा फैसला है, ये अकेले विपक्ष की भूमिका है लोगों की आवाज़ उठाना। आज जो हमारे लोग विधानसभा के अंदर बैठे हैं उनके मार्फत विधानसभा में ये आवाज़ उठाई जाएगी और जो हम लोग विधानसभा से बाहर हैं वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों के ऊपर उतरने का काम करेंगे।